नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। जैसे अभी हमने जो बात की अभी तक, तो वेस्ट और वेस्ट के जो टाइप्स हैं उसमें सॉलिड वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, ई वेस्ट है और बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेस्ट है। तो ये जो वेस्ट है उसको मैनेज कैसे करना है, ये सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। और उसमें जो स्पेशली हजार्डस वेस्ट है, वो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। तो इसमें मेनली अगर आप देखेंगे तो जनरलाइज स्टेप्स में जो 10 स्टेप्स होते हैं हजार्डस वेस्ट कंप्लायंस के लिए, तो आपको वेस्ट जो है वो इवैल्यूएट करना पड़ेगा। फिर जो साइज है उसकी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। वेस्ट का कैटेगरी कितना है, क्वांटिटी क्या है, और फिर हजार्डस वेस्ट का नंबर क्या है। फिर जो लाइसेंस उसके लिए चाहिए, वह लाइसेंस के लिए आपको जो पेमेंट करना है उसके जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अदर जो स्टैंडर्ड्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना है। और फिर उसके बाद में ये हजार्डस वेस्ट आपको एक्यूमुलेट करना है। उसके बाद में वो डिस्पोजल फैसिलिटी के लिए या फिर अगर आपके पास लोकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी होगी तो उसके लिए। लेकिन नॉर्मली जब हजार्डस वेस्ट के बारे में हम बात करते हैं तो हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर सैंक्शन होती है। इसलिए ये नॉर्मली कॉमन एक फैसिलिटी होती है जहां पे वो रीजन का हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है, ट्रीटमेंट होता है। और फिर जो मैनिफेस्ट है वो मैनिफेस्ट आपको मीन्स अलग अलग जो एक्नॉलेजमेंट के क्राइटेरियाज है और उसके हिसाब से जो फॉर्मेट्स है वो भी फॉर्मेट्स आपको फॉलो करने होते हैं। फिर उसके बाद में इमरजेंसी सिचुएशंस का आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर हजार्डस वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, इस बारे में अगर इनकेस कुछ इशू होते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए आपको ऑन साइट और ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान जो है वो आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए। और फिर जो पर्सनल्स इसमें काम करते हैं, जो पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे हजार्डस वेस्ट कंप्लायंस के अंदर, तो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, पैकिंग हो, कलेक्शंस हो या डिस्पोजल ट्रीटमेंट फैसिलिटी हो, तो ये सभी लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देना जरूरी है। तो ये ट्रेन पर्सन यानी कि स्किल पर्सन यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि हजार्डस वेस्ट के जो एडवर्स इम्पैक्ट है, चाहे वो हेल्थ पे हो या एनवायरमेंट पे हो, ये सभी एडवर्स इम्पैक्ट के बारे में उनको जानकारी चाहिए। और सिर्फ वही लोग जिनको इसकी सीरियसनेस है वो वही लोग यहाँ पे काम करेंगे हजार्डस वेस्ट मैनेज करने के लिए। फिर ये जो हजार्डस वेस्ट यहाँ पे आती है, कितनी क्वांटिटी है, किस कैटेगरी में है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो चुकी है, किस कंपनी से आई है, और इसका डेट क्या है, टाइम क्या है, और फिर इसके लिए जो हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी वो कौन सी प्रेफर करना है, उसके ट्रीटमेंट क्या करना है, ये सभी बातें यहाँ पे डिसाइड होगी और उसके बाद में एक्चुअल ट्रीटमेंट होगी। तो ये बेसिक 10 बातें आपको याद रखनी है कि हजार्डस वेस्ट की कंप्लायंसेस जो है या फिर रूल्स से जो फॉलो अप आपको लेना है वो एग्जैक्ट क्या लेना है। तो थोड़ा अभी इसमें डिटेल जाएंगे। तो अगर रूल्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का मोटर व्हीकल रूल या मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो इसमें जो हजार्डस वेस्ट है उसको अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है, वो फैसिलिटी पे लेके जाना है, तो उसके लिए आपको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 फॉलो करना होगा। और उसमें अगर आप डिटेल्स में देखेंगे तो उसमें ऑक्यूपायर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रांसपोर्टर को वो आपको ओवरऑल डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। और उसके लिए फॉर्मेट 11 जो है यानी कि फॉर्म 11, तो फॉर्म 11 को आपको फॉलो करना है। तो उसमें जो भी डिटेल्स होंगे कि एग्जैक्टली ऑक्यूपायर कौन है, हजार्डस वेस्ट क्या जनरेट हो चुकी है, किस कैटेगरी की है, किस कंपनी से आया है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर कौन है, रिस्पॉन्सिबल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन है, और फिर इनकेस अगर कुछ वहां पे एक्सीडेंट होता है तो किसको कांटेक्ट करना चाहिए, उसके फर्स्ट एड क्या है, या फिर उसकी बाकी की इंफॉर्मेशन की एग्जैक्टली ये कहाँ पे जा रहा है। तो ये फॉर्म 11 में आपको जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन भरनी है वो ऑक्यूपायर इंफॉर्मेशन देगा ट्रांसपोर्टर को, और फिर ट्रांसपोर्टर वो हजार्डस वेस्ट जो भी हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट साइट है वहां पे लेके उसको आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे ये हजार्डस वेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो ये हजार्डस वेस्ट या फिर हजार्डस जो केमिकल्स है
उसका नेचर क्या है, उसके बेसिस पे बाकी की चीजें यहाँ पे फाइनलाइज होगी। जैसे कि यहाँ पे इवन इमरजेंसी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये भी हजार्डस वेस्ट के नेचर पे डिपेंड होगा। उसके अलावा जो हजार्डस वेस्ट के कंटेनर्स है वो फॉर्म 12 में उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देनी है। और फिर जो एनओसी होता है यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी लेना है। अगर इनकेस आपको स्टेट टू स्टेट ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको एनओसी लेना जरूरी है। तो जो भी फाइनल डिस्पोजल आपको करना है हजार्डस वेस्ट का, वो फैसिलिटी थ्रू, वो फैसिलिटी के लिए जो भी आपको कलेक्शन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, स्टोरेज करना है या डिस्पोजल करना है, ये स्टेट टू स्टेट अगर होगा तो यहाँ पे एनओसी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थ्रू कंपलसरी है। तो जिस स्टेट से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और जिस स्टेट में जाने वाला है, दोनों स्टेट से आपको एनओसी लेना जरूरी है, फिर उसमें वो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। उसके अलावा जो हजार्डस वेस्ट जो स्टेट अदर देन द स्टेट ऑफ ओरिजिन होगा, जहां से ये एक्चुअली क्रिएट हो चुका है, तो वो डेस्टिनेशन के लिए जिधर जाएगा तो उनको इंटीमेट करना जरूरी है। तो अगर जैसे महाराष्ट्र से अगर गुजरात जाता है तो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इंटीमेट करेगा कि ये पर्टिकुलर वेस्ट इस क्वांटिटी में, इस कैटेगरी का वेस्ट यहाँ से ये एक्चुअली ट्रांसपोर्ट हो चुका है और ये डेस्टिनेशन में इस टाइम में या इस डेट को आ जाएगा। उस हिसाब से आपको उसका जो ट्रीटमेंट है वो वैलिड या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपको करना है। अभी ये जो फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स है या एनओसी है या फिर बहुत सारी चीजें इसमें, तो इसके लिए हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल 2008 है। तो स्पेशली जैसे हजार्डस वेस्ट आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, स्टेट टू स्टेट भी अगर आप यहाँ हजार्डस वेस्ट के लिए जा रहे हैं ट्रीटमेंट फैसिलिटी यूज करने के लिए, तो उसके लिए ये स्पेसिफिक रूल है हजार्डस वेस्ट रूल 2008। तो इसमें जो अलग अलग पॉइंट्स है उसमें से स्पेसिफिकली है डेफिनेशंस। तो हजार्डस वेस्ट का डेफिनेशन हजार्डस वेस्ट रूल के हिसाब से है, तो उसका मेन जो है उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके बेसिस पे भी हजार्डस वेस्ट का कैटेगराइजेशन होगा। जैसे अभी कोई भी वेस्ट जो सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में या नॉन एक्वियस लिक्विड फॉर्म में होगी और उसकी क्वांटिटी, उसका कॉन्सेंट्रेशन या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे, या फिर जो फिजिकल, केमिकल और कुछ इन्फेक्टियस क्वालिटीज जो है उसके बेसिस पे भी हजार्डस वेस्ट डिफाइन होती है। जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, which can cause or significantly contribute to an increase in mortality or an increase in serious irreversible or incapacitous irreversible illness। तो जिस केमिकल्स की वजह से, जिस वेस्ट की वजह से अगर यहाँ पे कोई इलनेस होता है, हेल्थ पे अगर एडवर्स इम्पैक्ट होता है, तो वो हजार्डस वेस्ट कैटेगरी में जाएगा। या फिर अगर कोई पोटेंशियल हजार्ड है जो स्पेशली ह्यूमंस के लिए है या फिर कोई एनवायरनमेंट के लिए है, तो यहाँ पर वो भी वेस्ट एक्चुअली हजार्डस वेस्ट में जा सकता है। तो उसके बेसिस पे उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा उसके बेसिस में ट्रीटमेंट, स्टोरिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और डिस्पोजल फैसिलिटी यानी कि ओवरऑल मैनेजमेंट के पॉइंट्स यहाँ पे डिसाइड हो जाएंगे। तो ये जो भी वेस्ट यहाँ पे होगी उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्पेशली उसमें होता है करोजिविटी, रिएक्टिविटी, इग्नेटेबिलिटी, एक्यूट टॉक्सिसिटी, इन्फेक्टियस प्रॉपर्टी। तो ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है हजार्डस वेस्ट के। तो जैसे यहाँ पे है करोजिविटी, तो जैसे आपको मालूम है कि नॉर्मली करोजन के बारे में या करोजिविटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली मेटल ओरिएंटेड बात करते हैं। तो ये ऐसी वेस्ट है exhibits the characteristics of the corrosivity if a representative sample of the waste has either the following properties। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है corrosivity फाइनलाइज या डिफाइन करने के लिए? any liquid which has a pH less than 4 or greater than 12.5। तो अगर आपका pH वैल्यू वो लिक्विड का 4 से कम है और 12.45 से ज्यादा है तो वो लिक्विड जो है वो करोजिव लिक्विड जाना जाएगा। तो इसमें जैसे आपको पहले भी बता चुके हैं कि पीएच स्केल जो है, तो पीएच स्केल अगर हम देखेंगे तो 0 to 14 ये पीएच स्केल होती है। नॉर्मली 7 अगर पीएच वैल्यू होती है तो वो न्यूट्रल होगी
और लेस देन 7 अगर होगी तो वो एसिडिक रेंज होगी, और मोर देन 7 to 14 होगा तो वो बेसिक रेंज होगी। अभी यहाँ पे जो करोजिविटी के बेसिस पे आपको हजार्डस वेस्ट डिफाइन करना है, तो पीएच की वैल्यू यहाँ पे बताया है लेस देन और इक्वल टू 4, तो यहाँ पे ये पीएच स्केल पे एसिडिक रेंज है। अगर ये पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 12.5 है, यानी कि यहाँ पे ये हाईली बेसिक रेंज रहेगी। तो ये बेसिक रेंज जो है मोर देन 12.5 to 14 और लेस देन 4, ये हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक रेंजेस हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे करोजन के इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये करोजिविटी डिफाइन किया है। उसके अलावा जो वेस्ट है विच कैन करोड द स्टील, तो ये नॉर्मली सभी को मालूम है, जहाँ पे करोजन होता है तो वो अगर वो वेस्ट स्टील को करोड करती है तो यहाँ पर उसको हम करोजिविटी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो नॉर्मली इसके लिए जो करोजिविटी का रेट है वो 6.35 mm पर ईयर और 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बेसिस पे अगर आप देखेंगे एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर, तो यहाँ पे हम करोजिविटी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको चेक करना है कि एग्जैक्टली आपकी जो वेस्ट है वो वेस्ट का पीएच कितना है, और वो वेस्ट की वजह से अगर करोजन होता है और इतने रेट से होता है तो वो वेस्ट के पास करोजिविटी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से यहाँ पे हजार्डस वेस्ट रूल 2008 जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये थी करोजिविटी प्रॉपर्टी। दूसरा जो प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी, तो अगर कोई वेस्ट अनस्टेबल है या फिर वायलेंट चेंज रिएक्शंस में जाता है या फिर कुछ डिटोनेशंस में कन्वर्ट होता है, यानी कि एक्सप्लोजन, तो अगर कोई फास्ट रिएक्शन होता है या फिर इजीली एक्सप्लोड हो सकता है, तो अगर ये रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी उस वेस्ट में होती है तो ये भी हजार्डस वेस्ट कैटेगरी में आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव मिक्सचर का पोटेंशियल है इसके साथ, और ये विथ वाटर, तो यहाँ पर ये भी रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि हर एक केमिकल्स या वेस्ट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसमें से ये एक है कि कोई केमिकल्स वाटर के साथ रिएक्ट हो सकते हैं और फिर उसका एक्सप्लोजन भी हो सकता है। उसके अलावा है कुछ टॉक्सिक गैसेस, वेपर्स, फ्यूम्स और कुछ साइनाइड्स या सल्फेट जैसे वेस्ट है जो भी रिएक्टिव अगर पार्ट देखेंगे हम तो वहां पे हाईली रिएक्टिव नेचर हो सकता है, उसके बेसिस पे भी रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी डिसाइड हो सकती है। और सभी एक्सप्लोसिव नेचर के जो केमिकल्स हैं या वेस्ट है ये भी यहाँ पे अंडर रिएक्टिविटी के अंडर हजार्डस वेस्ट डिफाइन हो सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है कि आपकी जो वेस्ट है ये वेस्ट में एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये रिएक्टिव वेस्ट है या नहीं। उसके अलावा है थर्ड इग्नाइटेबिलिटी, तो ये एक प्रॉपर्टी है जहां पे फ्लैश पॉइंट लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि अगर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो वहां पे ऐसी वेस्ट है कि ये वेस्ट फ्लैश पॉइंट अचीव करेगी, और जिसकी वजह से अगर फ्लैश कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे फायर हजार्ड या फायर कैच होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये है इग्नाइटेबिलिटी प्रॉपर्टी। उसके अलावा है टॉक्सिसिटी, तो यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट है स्पेशली जहां पे हम लीचेट की भी बात करेंगे, तो सॉलिड वेस्ट ऐसे जहां पे टॉक्सिसिटी प्रॉपर्टी आती है, जो स्पेशली लीचेट जो कुछ मेथड्स या कुछ ट्रीटमेंट मेथड्स में आपको जो बॉटम साइड को मिलता है, तो वो लीचेट होता है कि अगर कोई रिएक्शन होती है या फिर आपका कुछ सेपरेशन होता है या फिर कोई हजार्डस वेस्ट वहां से जाती है और पाइपलाइन में बॉटम साइड में रहता था, तो वो लिक्विड कम सॉलिड जो पार्ट होगा जो हजार्डस कैटेगरी का है उसको हम कहेंगे लीचेट। और ये लीचेट अगर टॉक्सिसिटी प्रॉपर्टी अगर उसके पास है तो टॉक्सिसिटी के बेसिस पे भी इसको हजार्डस वेस्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने बात की रिएक्टिविटी, इग्नाइटेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, उसके बेसिस पे भी हम हजार्डस वेस्ट डिफाइन कर सकते हैं और फिर हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल रूल जो है वो आपका एप्लीकेबल होगा।
दूसरा एक कंसेप्ट है जिसको हम कहेंगे एक्यूट टॉक्सिक। तो ये मटेरियल्स या वेस्ट कौन सी होती हैं? तो ये वेस्ट जनरेट होती है कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। स्पेशली ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफाइन की गई है जहां पे है हेलोजेनेटेड फिनॉल्स या फिर हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स। हेलोजन मींस -X फंक्शनल ग्रुप, जो उसमें भी कुछ कंपाउंड्स है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कैटेगरीज में जो हेलोजन ग्रुप होगा। और ये फिनॉल के साथ अगर ये होता है, जैसे कि नॉर्मली C6H5OH ये फिनॉल होता है, लेकिन अगर OH की जगह इस कंपाउंड से अगर कोई अटैच हो जाता है तो वो हेलोजेनेटेड कंपाउंड हो जाएगा और यहाँ पे हेलोजेनेटेड फिनॉल हो जाएगा। तो ऐसे हेलोजेनेटेड फिनॉल या हेलोजेनेटेड कंपाउंड जो है जिसमें ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जैसे कंटेंट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे, वो वेस्ट एक्यूट टॉक्सिक के अंदर आएगा। उसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स है या पेस्टिसाइड से कुछ डेरिवेटिव्स, जैसे हमने पहले बात की कि साइड्स मींस टू किल, सो टू किल द पेस्ट द केमिकल्स इज कॉल्ड एज पेस्टिसाइड। तो ऐसे पेस्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स के जो डेरिवेटिव्स होंगे ये सभी एक्यूट टॉक्सिक के बेसिस पे कैटेगराइज होंगे। उसके अलावा है हेलोजेनेटेड बेंजीन्स अंडर अल्कलाइन कंडीशंस। तो ये जो बेंजीन है, जो नॉर्मली कैलकुलस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बताते हैं और उसको एक रिंग बताते हैं, या फिर इसमें 6 कार्बन रहता है और ये कार्बन का अटैचमेंट जो रहेगा वो सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट अरेंजमेंट हो सकता है। और फिर अगर यहाँ पे इसको H अटैच होता है तो ये बेंजीन रिंग बन जाएगा। तो ये होता है C6H6। अभी ये बेंजीन में अगर कोई हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है और हैलोजन ग्रुप में से कोई एलिमेंट ऐड हो जाता है तो वो हैलोजेनेटेड बेंजीन बन जाएगा। और ये हैलोजेनेटेड बेंजीन जो अल्कलाइन कंडीशंस में है वो भी एक्यूट टॉक्सिक प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। उसके अलावा है ऑफ स्पेसिफिकेशन और डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स, जो कुछ प्रोसेस में से कुछ रिजेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं या डिस्कार्डेड प्रोडक्ट होते हैं, उसकी रीजंस या वजह कुछ भी हो तो अलग अलग वजह से वो डिस्कार्ड हो सकते हैं। वो सभी प्रोडक्ट जो है वो एक्यूट टॉक्सिक प्रॉपर्टीज के अंदर हजार्डस वेस्ट कैटेगराइजेशन में आ जाएंगे। अभी ये जो हजार्डस वेस्ट रूल 2008 है, तो इसमें अभी हमने बात की कि हजार्डस वेस्ट एग्जैक्टली कैटेगराइजेशन क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी बेसिस पे भी हो सकता है या फिर जो वेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे भी वो हो सकता है। तो ये हजार्डस वेस्ट रूल 2008 में जो मेन इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है वो शेड्यूल 1, 2, 3, 4 है। तो शेड्यूल 1 में डिटेल क्या दिया है? शेड्यूल 1 में दिया है 115 हजार्डस वेस्ट स्ट्रीम। तो यहाँ पे 36 इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस मेंशन किए हैं और उसमें 115 हजार्डस वेस्ट स्ट्रीम मेंशन किए हैं, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री या फिर आपकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस या फिर के जो हजार्डस वेस्ट की स्ट्रीम है वो किस कैटेगरी में आती है। शेड्यूल 2 में क्लासेस दिए हैं, जैसे क्लास A to E दिया है, लिस्ट ऑफ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि कंपोनेंट्स विद द कंसंट्रेशन लिमिट। तो ये जो भी आप वेस्ट है उसका कैटेगराइजेशन किया है ABCDE, और ये कैटेगरीज का जो लिमिट्स रहता है कॉन्सेंट्रेशन लिमिट्स, वो कॉन्सेंट्रेशन लिमिट्स के साथ दिया है शेड्यूल 2। शेड्यूल 3 जो है वो पार्ट A और B में है। जैसे पार्ट A में मेंशन किया है कि लिस्ट ऑफ वेस्ट एप्लीकेबल फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो पार्ट A के जो वेस्ट के लिस्ट है वहां पे आपको चेक करना होगा, और जो पार्ट B है उसमें हजार्डस कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की। तो ये हजार्डस कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिटेल में बाद में देखेंगे। उसके अलावा जो शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 4 में भी क्लास A to E है और उसमें भी नॉन फेरस मेटल वेस्ट जो है ये यहाँ पे मेंशन किया है। और उसके लिए फिर जो रिसाइकलिंग प्रोसेस या रजिस्टर्ड रिसाइकल जिसको कहते हैं हम, जो नॉर्मली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट फाइनलाइज करता है, उनका भी यहाँ पे डिसीजन दिया है कि आप किस वेस्ट को आप रिसाइकल कर सकते हैं और किस वेस्ट को रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। तो ये अलग अलग शेड्यूल्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस है,
तो आपको हजार्डस वेस्ट रूल 2008 में ये शेड्यूल 1, 2, 3, 4 आपको रेफर करने चाहिए। अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये हजार्डस वेस्ट जो जनरेट करते हैं तो वो हैंडल करते टाइम आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। तो ये हजार्डस वेस्ट जो जनरेट करता है उसको जनरली हम जनरेटर कहेंगे। तो ये जनरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? तो यहाँ पे हजार्डस वेस्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट या एडवर्स इम्पैक्ट आपके एनवायरनमेंट में नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब भी आप जो हजार्डस वेस्ट हैंडल करने वाले हैं तो उसको सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते ही आपको ये हजार्डस वेस्ट हैंडल करना है। और ये हैंडल करते टाइम अगर स्पिलेज के चांसेस है या फिर लीकेजेस के चांसेस है, ये सभी आपको अवॉइड करना है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। अभी जब ये आप हजार्डस वेस्ट कहीं फैसिलिटीज में सेंड करते हैं तो यहाँ पर भी आपको चेक करना चाहिए कि जो डिस्पोजल फैसिलिटीज है वो ऑथराइज्ड डिस्पोजल फैसिलिटी है या नहीं। अगर इन केस आपके हजार्डस वेस्ट रिसाइकलिंग कैटेगरी वाली है या फिर रीयूज कैटेगरी वाली है तो आपको वहां पर भी ऑथराइज रिसाइकलर या रजिस्टर्ड रिसाइकलर या रजिस्टर्ड रीयूजर से ही आपको बात करके ही आप हजार्डस वेस्ट उनको हैंड ओवर करना चाहिए। तो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है और ऑथराइज या रजिस्टर्ड रिसाइकल रीयूजर की लिस्ट भी यहाँ पे दी रहती है। तो नॉर्मली सीपीसीबी और एमपीसीबी की वेबसाइट्स पे ये आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो ये हजार्डस वेस्ट आप वहां पे हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हजार्डस वेस्ट का ट्रीटमेंट होता है या फिर जो डिस्पोजल फैसिलिटीज होती है, तो जहां पर भी आपको जो डिस्पोजल फैसिलिटीज को दी जाती है तो उनको भी आपको पूछना चाहिए और इंफॉर्मेशन भी लेनी चाहिए कि एक्चुअली इसका जो हजार्डस वेस्ट का कैटेगरी है, क्वांटिटी है, तो उसके बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट क्या डिसाइड किया है आपने। अगर इसको स्टोर करना है तो स्टोरेज की फैसिलिटी क्या है, अगर इसको डिस्पोज ऑफ करना है तो उसको डिस्पोजल फैसिलिटी क्या है, ये भी आपको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। और इसके सभी राइट्स और अथॉरिटीज या क्रॉस चेकिंग इंस्पेक्शन जो फैसिलिटीज है ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास रहेगी। यानी कि कोई भी डिस्पोजल फैसिलिटीज या स्टोरिंग फैसिलिटीज, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को जाके वो विजिट करके चेक कर सकते हैं या क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस या स्टैंडर्ड प्रोसीजर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताई है वही फॉलो होती है। उसके अलावा जो कंटामिनेटेड मटेरियल्स रहते हैं या फिर अगर एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के लिए जो भी आपको प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए वो फॉलो करना जरूरी है। और उसके लिए जो गाइडलाइंस देना चाहिए वो भी जनरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जो अलग अलग ट्रेनिंग्स रहते हैं, जैसे कि अगर आपको हजार्डस वेस्ट कहाँ पे जनरेट होती है, किस कैटेगरी वाली जनरेट होती है, किस क्वांटिटी में जनरेट होती है, और इसका अगर जो जनरेशन है वो कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर इनका हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, उसके लिए इक्विपमेंट्स क्या यूज करनी चाहिए, पीपीईस क्या यूज करनी चाहिए, और उसके फिर अलग अलग मॉक ड्रिल्स या डेमोन्स्ट्रेशन देने चाहिए। उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स आपको प्लान करना चाहिए और उसकी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो चाहे लोकल लैंग्वेज में या नेशनल लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब करना चाहिए और उसके कुछ पोस्टर्स या साइंस भी वहां पे मेंशन करना चाहिए। उसके अलावा जो इमरजेंसी प्लान्स रहते हैं वो इमरजेंसी प्लान के बारे में भी वर्कर्स और हेल्पर्स को बताना चाहिए। तो ये सब जनरलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हजार्डस वेस्ट जनरेटर की। उसके बाद में जो हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग के लिए जो ऑथराइजेशन होता है तो वो ग्रांट कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है। तो हर एक इंडस्ट्री जहां पे ये हजार्डस वेस्ट जनरेट होती है तो उसको हमने जनरेटर किया है और फिर ये हजार्डस वेस्ट आपको जो हैंडल करनी है या फिर आपको हैंड ओवर करनी है तो उसके लिए भी आपको ऑथोरिटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी आपको गाइडलाइंस है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिल जाएगी और जो डिस्पोजल फैसिलिटी करने वाली जो एजेंसी है उनसे भी आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि हजार्डस वेस्ट आपको कैसे हैंडल करना है और इसको कैसे आपको हैंड ओवर करना है। तो यहाँ पे हजार्डस वेस्ट कलेक्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, स्टोरिंग के लिए या डिस्पोजल के लिए जो भी फैसिलिटीज होती है ये फैसिलिटीज के बारे में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही आपको गाइड करेगा और फिर ये इंडस्ट्री जो जनरेट करती है उनको भी गाइडलाइन मिल जाएगी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कि हजार्डस वेस्ट या जो ऑक्यूपायर है
वो ऑक्यूपायर वहां पे आपको फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, या फिर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। अगर हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी क्वांटिटी अगर आपने ठीक तरह से फॉर्म 1 में ठीक तरह से उसकी इंफॉर्मेशन दे दी, तो आपको यहाँ पे ये फैसिलिटी भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थ्रू मिल सकती है। तो अगर आपको सिर्फ हैंड ओवर करना है, फिर आपको गाइडलाइंस ये कि हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन या हैंड ओवर गाइडलाइंस है, तो उसके बारे में फॉर्म 1 थ्रू स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थ्रू आपको ऑथराइजेशन मिल सकता है। तो ये है फॉर्म 1, जिसमें अगर आप देखते हैं तो नॉर्मली ये और रूल नंबर 5 जो है हजार्डस वेस्ट रूल का, उसके रेफरेंस थ्रू यहाँ पे आपको दिखाई देता है रूल नंबर 5 सब रूल 3 और 7। तो ये एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द ऑथराइजेशन फॉर कलेक्शन, रिसेप्शन, ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट। तो यहाँ से ये फ्रॉम मींस कहाँ से आपको ये हजार्डस वेस्ट कलेक्ट करना है, कहाँ पे लेके जाना है, और फिर ये किससे अथॉरिटी चाहिए आपको, ये सब डिटेल आपको भरना है। तो ये स्पेसिफिकली आपके जो डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पे ए में जनरल पार्ट है, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द यूनिट एंड लोकेशन ऑफ द अथॉरिटी या फिर एक्टिविटी। तो आपके यहाँ पे इंडस्ट्री कौन सा है, उसका प्रोसेस क्या है, हजार्डस वेस्ट कितनी जनरेट होती है, किस कैटेगरी जनरेट होती है, उस लोकेशन का डिटेल एड्रेस आपको देना है। और फिर आपको ऑथराइजेशन किस लिए चाहिए, आपको सिर्फ कलेक्शन करना है या रिसेप्शन या ट्रीटमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए या डिस्पोजल के लिए। तो इसके लिए भी आपको ये यहाँ पे टिक कर सकते हैं और फिर उसके लिए आप अथॉरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनकेस आपके पास ऑलरेडी अथॉरिटी है और आपको रिन्यूअल करना है, तो रिन्यूअल के लिए भी यहाँ पे सी पार्ट में यहाँ पे दे चुका है कि आपको सिर्फ 3C में रिन्यूअल करना है। इनकेस जो यूनिट है, तो यूनिट में जितनी भी हजार्डस वेस्ट जनरेट होती है, वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। तो ये टन्स में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है प्रोजेक्ट के लिए वो कितना है टोटल, वो भी मेंशन करना है। जो भी कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ईयर ऑफ कमेंसमेंट है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री यहाँ पे वर्क करेगी, कितने पर्सन करेंगे, कितने शिफ्ट में करेंगे, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके अलावा जो क्वांटम होगा प्रोडक्ट का या फिर बाय प्रोडक्ट्स का, वो भी आपको टन्स में मेंशन करना है। और जो रॉ मटेरियल आप यूज करने वाले हैं, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जो भी प्रोसेस के लिए आपको फ्लो डायग्राम रिक्वायरमेंट है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की इनपुट एंड आउटपुट, इन टर्म्स में जो भी आएगा, प्रोडक्ट आएगा या फिर बाय प्रोडक्ट आएगा, वेस्ट आएगा, वो सभी बातें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। और उसके अलावा उसको जो भी कैप्टिव पावर जनरेशन लगेगा या फिर जो वाटर लगेगा, डीएम वाटर, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये सब पार्ट ए में। पार्ट बी में हजार्डस वेस्ट ओरिएंटेड आपको डिटेल भरने हैं। जैसे कि हजार्डस वेस्ट में आपको टाइप ऑफ हजार्डस वेस्ट कितनी जनरेट होती है, क्वांटम कितना है उसका, सोर्सेस क्या है, उसके वेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और जो भी मोड ऑफ स्टोरेज है, वो स्टोरेज आपके प्लांट में या फिर अगर बाहर है या फिर आप डिस्पोजल फैसिलिटी पे देते हैं, तो वो किस कैपेसिटी से देते हैं या फिर कितने टन्स में देते हैं। उसके अलावा अगर हजार्डस वेस्ट जनरेशन जो रूल है, वो हजार्डस केमिकल या फिर MSI जो रूल है, उसके साथ भी आपको रेफर करना है। क्योंकि अगर हजार्डस वेस्ट ये मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग या इंपोर्टिंग कैटेगरीज में से अगर आता है, तो ये हजार्डस केमिकल रूल जो है MSI रूल 1989, ये भी आपको रेफर करना है। फिर पार्ट सी में आता है ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। तो इसमें जो फैसिलिटीज की प्रोविजन है उसके रिलेटेड पॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ पे लोकेशन ऑफ साइट है या फिर नेम ऑफ द वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, डिटेल्स ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, site clearance, utilization program of waste process, method of disposal, quantity of waste, nature of composition of waste, methodology, measures to taken the prevention action या environmental pollution avoid करने के लिए आप क्या यहाँ पे एक्शन लेते हैं, या फिर जो इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट का और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो क्या होंगे, या फिर जो मेजर्स आपको लेने हैं सेफ्टी ऑफ वर्कर्स के लिए,
तो वर्कर सेफ्टी के लिए आपने क्या क्या मेजर्स लिए। तो ये फॉर्म 1 जो है, ये फॉर्म 1A, B और C यानी कि जनरल हजार्डस वेस्ट ओरिएंटेड और ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी ओरिएंटेड आपको इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। और उसके बाद में आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ये ऑथराइजेशन मिल जाएगा कि आपको कलेक्शन के लिए ऑथराइजेशन चाहिए या रिसेप्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, डिस्पोजल के लिए। तो ये हजार्डस वेस्ट की जो भी आपको हैंडलिंग करनी है, मैनेजमेंट करना है, उसके लिए ये ऑथराइजेशन फॉर्म है। तो ये हजार्डस वेस्ट का जो प्रोविजन है जिसको हम ऑथराइजेशन ग्रांट कहते हैं, तो ये एसपीसीबी से आपको मिल सकता है। तो नॉर्मली ये 120 डेज में मिल जाएगा। जब भी आप फॉर्म 1 अप्लाई करते हैं उसके बाद में विद इन 120 डेज एसपीसीबी आपको फॉर्म 2 के अंदर ये आपको बताएगा कि ये आपको ऑथराइजेशन मिल चुका है, ये पर्टिकुलर कलेक्शन के लिए या फिर रिसीवेंट्स के लिए या फिर डिस्पोजल फैसिलिटी की जो भी आपने अप्लाई किया है, अगर ये सभी बातें उनको वैलिड लगती है तो उसके बाद में विद इन 120 डेज वो आपको फॉर्म 2 में ये आपको ऑथराइजेशन दे देंगे। और ये नॉर्मली 5 इयर्स के लिए ऑथराइजेशन हो जाता है। तो 5 साल के लिए आपको ये अथॉरिटी मिल जाएगी और 5 साल के बाद आपको वापस से रिन्यू करना पड़ेगा, या फिर इस बीच में ही अथॉरिटी अगर आपकी चली जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो उसके लिए भी वापस आपको रिन्यू करना पड़ेगा। उसके अलावा जो फॉर्म 3 है, तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री ऑथराइजेशन है जिसके अंदर वेस्ट को हैंडल करना है, हजार्डस वेस्ट को अगर हैंडल करना है तो वो फॉर्म 3 में भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होगी और एसपीसीबी को ये सबमिट करना पड़ेगा। और ये एनुअल रिटर्न होता है फॉर्म 4 में भी, ये भी आपको फिलअप करना है। यानी कि ये सभी अलग अलग फॉर्म्स में आपको उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है हजार्डस वेस्ट ओरिएंटेड। और फिर आपको स्पेशल एसपीसीबी जो है, एसपीसीबी भी आपको ऑथराइजेशन देगा हैंडलिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, कलेक्शन के लिए, डिस्पोजल के लिए और उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये है एक फॉर्म 3। तो फॉर्म 3 में अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म 3 रूल नंबर 5 सब रूल 6 और रूल नंबर 22 सब रूल 1 के रेफरेंस से है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो ये है फॉर्मेट फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ हजार्डस वेस्ट। तो हजार्डस वेस्ट के रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, तो ये फॉर्म 3 के कंटेंट्स के हिसाब से करना है। जैसे कि यहाँ पे ये ऑक्यूपायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या फिर जो फैसिलिटी है कहीं पे डिस्पोजल फैसिलिटी, ट्रीटमेंट फैसिलिटी, तो उसका जो ऑपरेटर है तो वो ऑपरेटर भी यहाँ पे ये फिल कर सकता है। तो ये डिपेंड है आप किस कैटेगरी में आते हैं, ऑक्यूपायर या ऑपरेटर। तो यहाँ पे उसमें नेम है और एड्रेस ऑक्यूपायर या ऑपरेटर का आपको फिल करना है, उसका डेट ऑफ इश्यूएंस ऑथराइजेशन का, फिर डिस्क्रिप्शन हजार्डस वेस्ट का जिसमें फिजिकल फॉर्म है विद डिस्क्रिप्शन, केमिकल फॉर्म है, और जो टोटल वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में हो सकता है या फिर केजीज में। अगर लिक्विड फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होता तो नॉर्मली मीटर क्यूब या लीटर्स में होता है, और अगर ये सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये केजी में होगा। फिर इसका डिस्क्रिप्शन होगा हजार्डस वेस्ट का जो स्पेशली स्टोरेज के लिए या ट्रीटमेंट के लिए होता है। जैसे यहाँ पे आपका हजार्डस वेस्ट का मेथड ऑफ स्टोरेज क्या है और फिर उसका डेट क्या है, या फिर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है और फिर उसका रेफर डेट। उसके अलावा जो डिटेल ट्रांसपोर्टेशन का इंफॉर्मेशन हजार्डस वेस्ट के बारे में देना है आपको, उसमें नेम और एड्रेस है कंसाइनी का, फिर पैकिंग मोड जो है वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपने पैक कैसे किया है, फिर ट्रांसपोर्ट कैसे करने वाले हैं और फिर उसका डेट क्या है। उसके अलावा ये पॉइंट्स है कि डिस्पोजल जो होगा हजार्डस वेस्ट का तो उसके डिटेल्स क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग अलग प्रोविजन हो सकती है, मेथोडोलॉजी आपको चेंज हो जाएगी। या फिर जो साइट है उसके डिटेल्स साइट के, और जो डिस्पोजल टेक्निक आप यूज करने वाले हैं उसका डिटेल्स, फिर जो पर्सन से इसमें इन्वॉल्व होने वाले डिस्पोजल फैसिलिटीज में तो इसके भी डिटेल्स आपको देनी है। उसके अलावा है एनवायरमेंटल सर्वाइलेंस, यानी कि जो भी आप एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं उसका भी एनालिसिस यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे ग्राउंड वाटर का एनालिसिस करना है, या फिर जो सॉइल सैंपल से उसका एनालिसिस करना है, एयर सैंपल से उसका एनालिसिस करना है, या फिर अगर आपको और कुछ
सैंपल्स का एनालिसिस करना है तो अदर सैंपल्स में वो आ जाएंगे। यानी यहाँ पे जो स्टोरिंग, डिस्पोजल, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, इसके लिए इन केस अगर एनवायरनमेंट पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो वो आपको चेक करना है, और वो सोर्सेस में या फिर जो हैंडलिंग प्रोसेस है, स्टोरिंग प्रोसेस है, या जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, डिस्पोजल प्रोसेस है, उसमें आपको चेंजेस करने होंगे। तो इसके लिए पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट ग्राउंड पे कुछ हुआ है, या ग्राउंड वाटर पे कुछ हुआ है, या फिर सॉइल पोल्यूशन हुआ है, एयर पोल्यूशन हुआ है, या फिर वाटर पोल्यूशन हो चुका है, या फिर प्लास्टिक पोल्यूशन हो चुका है। तो ये सभी बातें आपको एनालिसिस थ्रू चेक कर सकते हैं। और फिर ये हजार्डस वेस्ट अगर किसी को सोल्ड किया है, सेल किया है, या ऑक्शन किया है, तो या फिर रिसाइकलिंग थ्रू किया है, या फिर रिप्रोसेसर या रीयूज हजार्डस वेस्ट होगी, तो ये उसके डिटेल्स भी आपको देने होंगे कि ये आपने हजार्डस वेस्ट किसको सेल किया है, किस क्वांटिटी में सेल किया है, उसका बाद पूरा रिकॉर्ड वहां पे लिखना होगा। उसके अलावा जो हजार्डस वेस्ट रीयूज या रिसाइक्लेबल है, तो उसका टोटल क्वांटिटी आपको कितना जनरेट हो चुका है, आपकी जो हजार्डस वेस्ट की मिनिमाइजेशन एक्टिविटी है उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। मेटल कितना रिसीव किया है, फाइनल क्वांटिटी कितना वेस्ट जनरेट हुआ है, और जो नेट रिडक्शन है वेस्ट जनरेशन में वो कितने परसेंटेज में आया है। तो ये सभी डिटेल्स आपको ये फॉर्म 3 में आपको देना होगा। अगर आपको ये ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू या ऑक्यूपायर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको हजार्डस वेस्ट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं तो फॉर्म 3 आपको फॉलो करना चाहिए। फॉर्म 4 है जो है फॉर्म फॉर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न्स। तो जैसे अभी हमने कहा कि एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना है, तो ये उसके लिए फॉर्म नंबर 4 है जो ऑक्यूपायर या ऑपरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो यहाँ पर जो डिटेल्स होंगे तो वो कुछ कॉमन डिटेल्स है, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैसिलिटी, फिर ऑथराइज पर्सन कौन है उसके डिटेल्स और एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर्स एक्सेट्रा। जो हजार्डस वेस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे ये फिजिकल फॉर्म क्या है, या मींस इसका ये सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, या सेमी सॉलिड है, या फिर अगर कुछ केमिकल फॉर्म में है तो वो केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल फॉर्मूला या फिर उसका जो केमिकल नेम है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जो हजार्डस वेस्ट की क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे लिखना है, और जो क्वांटिटी अगर लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म में होगी तो किलोलीटर्स में लिख सकते हैं, अगर सॉलिड्स फॉर्म में होगी तो केजी या टन्स में लिख सकते हैं। फिर उसका जो स्टोरेज फैसिलिटी है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, उसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देने होंगे। तो ये जो डिटेल्स है हजार्डस वेस्ट के, चाहे वो डिस्पोजल फैसिलिटी हो या फिर उसके जो क्वांटिटी ओरिएंटेड फैसिलिटीज हो, ये सभी आपको डिटेल्स यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको देना है। स्पेशली यहाँ पे मोड ऑफ पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और उसका जो डेट है ट्रांसपोर्टेशन का वो देना है, और कंसाइनी का डिटेल एड्रेस भी आपको फॉर्म 4 में देना है। तो ये स्टोरेज करने के लिए हजार्डस वेस्ट तो आपका कुछ स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। तो स्टोरेज में आपको क्या करना है, जैसे अगर कुछ हजार्डस वेस्ट जो होती है तो कुछ प्रोसेस या ट्रीटमेंट के बाद में वो रिसाइकलिंग हजार्डस वेस्ट हो सकती है, या फिर रिप्रोसेसर हजार्डस वेस्ट हो सकती है, या रीयूजर हजार्डस वेस्ट हो सकती है। जैसे अभी हम अलग अलग जो प्रिंसिपल्स देखते हैं एनवायरनमेंट में, तो उसमें ये रिसाइकलिंग, रिप्रोसेसिंग, रीयूजिंग, ऐसे अलग अलग एनवायरनमेंट के प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करनी चाहिए, और यही बात हजार्डस वेस्ट के लिए भी मायने रखती है। तो हजार्डस वेस्ट कैटेगरीज में भी कुछ अगर रीयूजेबल, रिप्रोसेसिंग या रिसाइक्लेबल वेस्ट होगी तो वहां पे वो आपको यूज करना है। तो ये विद इन 90 डेज आपको ये यूज करना है। अगर एक्सेस क्वांटिटी में है तो आपको ये स्टोर करके भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन जब भी आप ये हजार्डस वेस्ट स्टोर करेंगे तो उसके रिलेटेड आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। जैसे अगर आपने हजार्डस वेस्ट ये कुछ कैटेगरीज में अगर होगी तो उसको सेल किया है, या फिर कहीं पे ट्रांसफर किया है, कहीं पे स्टोर किया है, रिसाइकल किया है, रिप्रोसेस किया है, तो इसका डिटेल रिकॉर्ड आपको रखना होगा कि ये क्वांटिटी कहाँ पे जनरेट हुई थी, किस कैटेगरी में थी, किसको आपने ट्रांसफर किया है या फिर कहाँ पे स्टोर किया है, और किस बेसिस पे आपने इसको बताया है कि ये रिसाइक्लेबल है या रिप्रोसेसिंग वेस्ट।
तो ये सब डेटा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेरीफाई कर सकता है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी दी है, जैसे कि यहाँ पे एसपीसीबी ने बताया कि जो स्टोरेज ऑफ हैजर्डस वेस्ट के लिए जो गाइडलाइंस होते हैं, तो जनरली अगर स्मॉल जनरेटर्स होते हैं तो उनको 10 टन्स पर एनम तक जो परमिशन दिया है, और फिर जो रिसाइकलर या रिप्रोसेसर और फैसिलिटी ऑपरेटर्स है उनको 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे जो एनुअल कैपेसिटी है वो एक्सटेंड करके दे सकते हैं। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, स्टोरेज फैसिलिटी है, डिस्पोजल फैसिलिटी है जनरेटर के लिए, तो ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट जब तक फाइनलाइज नहीं करेगा, जब तक परमिशन नहीं देगा, तब तक ये आप हैंडल नहीं कर सकते। और फिर ये जो वेस्ट है ये स्पेशली स्टोरिंग और कुछ डेवलपमेंट के लिए, जैसे रिसाइकलिंग डेवलपमेंट या फिर रीयूजिंग डेवलपमेंट, उसके लिए भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हर एक चीज के लिए आपको अगर किसी भी प्रोसेस में, किसी भी स्टेप्स में अगर आपको हैजर्डस वेस्ट स्टोर करना है तो आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। उसी तरह ये अब हैजर्डस वेस्ट जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उस टाइम आपको पैकिंग और उसका जो लेबलिंग है उस पर भी ध्यान देना होगा। तो जनरेटर जहां पे हैजर्डस वेस्ट जनरेट करता है तो उसका पैकिंग मटेरियल, पैकिंग का साइज और उसके साथ लेबल जो है वो आपको क्लियर करना होगा। तो ये पैकिंग और लेबल से आपको पता चल जाएगा, कहीं पे आपको कलर कोडिंग भी यूज करना है, कहीं पे आपको लेबलिंग से भी पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का या किस कैटेगरी का हैजर्डस वेस्ट है और कितने क्वांटिटी में है और आप कितने दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं उनके जो कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, वेदर कंडीशंस अलग होगी या मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं लोकेशन वाइज, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसीलिए आपको उस बेसिस पे पैकिंग और लेबलिंग भी डिसाइड करना होगा। फिर जो हैजर्डस वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 फॉलो करना है, और उसमें स्पेशली जब हमने फॉर्म 11 की बात की थी तो उसमें ट्रेम कार्ड यानी कि ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड जो है उसको भी आपको फॉलो करना है। और इसके लिए जो भी ट्रांसपोर्टर ड्राइवर होगा, ये ड्राइवर को स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी जहां पे इसको बताया जाएगा कि हैजर्डस वेस्ट क्या है और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इनकेस अगर एक्सीडेंट होता है, लीकेज होता है या फिर कहीं पे टैंकर्स या ये जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल डैमेज होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है क्रिएट, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस के भी लिए अलग हो सकते हैं। इसीलिए आपको ये ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड में आपको डिटेल्स दिए जाएंगे कि अगर इनकेस एक्सीडेंट होता है, लीकेज होता है, तो आपको किसको कांटेक्ट करना है, तो ये कांटेक्ट किसको करना है, और फिर इमरजेंसी नंबर्स क्या है उसके, और ये हैजर्डस वेस्ट किसने जनरेट किया है, यानी कि जनरेटर या ऑक्यूपायर कौन है, ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इसकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी और क्वांटिटी क्या है। तो ये सभी डिटेल्स ड्राइवर को भी मालूम होंगे, जो ट्रेन ड्राइवर होगा, और उसके साथ रहेगा ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड। तो इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट होता है, तो एग्जैक्ट इमीडिएट स्टेप क्या होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे अगर फर्स्ट एड की प्रोविजन की जरूरत है या फिर इमरजेंसी प्लानिंग अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है तो एग्जैक्ट इमरजेंसी प्लानिंग भी क्या होनी चाहिए, ये सब फॉर्म 11 में शॉर्ट में बताया जाता है। उसके अलावा होता है फॉर्म 12, यानी कि जो हैजर्डस वेस्ट के जो कंटेनर होते हैं जिसमें ये कंटेनर में ये कैरी होगा, तो वहां पे होगी प्रोविजन फॉर्म 12। तो फॉर्म 12 में आपको ये अलग अलग कंटेनर्स पे मार्किंग प्रोविजन भी दी जाती है। तो ये एग्जांपल है, सैंपल है फॉर्म 11 का, जो ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड यानी कि ट्रेम कार्ड है। तो यहाँ पे लिखा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट, तो टाइप ऑफ वेस्ट क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, डेंसिटी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे वो टाइप ऑफ वेस्ट पे डिपेंड होगी, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, अगर ये सिंगल एलिमेंट नहीं होता है या फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर अलग है, तो उस हिसाब से भी आपको क्लियर कट लिखना होगा कि ये 90% कॉन्सेंट्रेशन एसिड है या फिर उसका स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला ये है।
तो ये आपको यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन में डिटेल में लिखना है। उसके अलावा जो एक्सपोजर हजार्ड से, अगर इनकेस ये एक्सपोज हो जाता है स्किन के लिए या फिर रेस्पिरेशन के लिए या फिर जो अलग अलग बॉडी में जाने वाले जो एंट्री प्रोविजन है उसके थ्रू, तो ये टाइप ऑफ वेस्ट पे डिपेंड है। और फिर उसका जो मैक्सिमम टाइम है कि अगर ये 10 मिनट तक ये एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। स्पेशली जो फैटलिटी केसेस होती है तो वो आपको वैल्यूज यहाँ पे लिखना भी चाहिए। जैसे अगर किसी की वैल्यू LC50 वैल्यू, LD50 वैल्यू, IDLH वैल्यू या फिर थ्रेशोल्ड क्वांटिटी जो वैल्यूज रहती है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना होगी। और इन केस ये स्किन से कांटेक्ट होता है या फिर आप रेस्पिरेशन थ्रू इसको बॉडी में लेते हैं या फिर इन केस इंजेक्शन होता है या फिर ब्लड के साथ रिएक्ट होता है, तो इन केस अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है, कांटेक्ट होता है, तो उसका फर्स्ट एड क्या है, तो ये फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर कट लिखनी चाहिए। उसके अलावा जो फायर अगर कैच होती है तो आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करनी चाहिए, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, तो इसके डिटेल्स आपको नेक्स्ट पॉइंट में देना है। फिर है स्पिलेज, एक्सीडेंट्स और एक्सप्लोजन, अगर ये केस होती है तो वहां पर आपको एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या फॉलो करना चाहिए, ये भी यहाँ पे डिटेल आपको देना है। उसके अलावा है जो एक्सपर्ट्स होंगे या कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे तो उसके यहाँ पे एड्रेस और टेलीफोन नंबर जो है वो भी आपको यहाँ पे डिटेल देना है। तो ये वेस्ट जनरेटर कौन पर्सन है, उसका स्टैम्प, उससे पता चलेगा कि इस कंपनी से आ रहा है और फिर इसके डिटेल्स के बेसिस पे आप इसका एक्शन आप डिसाइड कर सकते हैं। ड्रीम कार्ड का ही ये एग्जांपल है जो सिर्फ फील किया है और उसके बेसिस पे यहाँ पे ये आपको पता चला। जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ वेस्ट क्या है, स्लज है, तो ये फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी से स्लज आ चुका है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है सिर्फ, और ये केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, तो ये मिक्सअप है, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट लिख नहीं सकते हैं। और एक्सपोजर जो है यहाँ पे तो इरिटेशन हो सकता है, ये टॉक्सिक कैटेगरी का है, तो आईज इरिटेशन, स्किन इरिटेशन, ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। और उसके बेसिस पे फर्स्ट एड का जो स्पेसिफिक सॉल्यूशन दिया है, तो प्लेंटी ऑफ वाटर जो है आपको यूज करना होगा। और ये बाकी के प्रोसीजर्स भी यहाँ पे बताइए, जैसे कि यहाँ पे इन केस ऑफ फायर ड्राई केमिकल पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड आपको एक्सटिंग्विशर यूज करना है, या फिर अगर जो स्पिलेज या एक्सीडेंट से एक्सप्लोजन होता है तो वहां पे उसके लिए आपको सैंड आपको यूज करना है, या फिर जो पैसिव मटेरियल जो होते हैं वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और फिर जो सर्विसेज या कॉम्पिटेंट पर्सन है उसका यहाँ पे डिटेल दिया है। फिर है फॉर्म 12, तो ये जो हमने मार्किंग के बारे में कहा था, तो हजार्डस वेस्ट का जो मार्किंग होता है, तो ये मार्किंग के लिए भी यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई। जैसे इसमें नॉर्मली कंटेंट्स होते हैं, वेस्ट कैटेगरी का नंबर क्या है, टोटल क्वांटिटी क्या है, कंटेंट्स क्या है, सेंडर्स के डिटेल्स, फिर ये फोन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट पर्संस इमरजेंसी के लिए, फिर मैनिफेस्ट नंबर क्या है, फिर वेस्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है। उसके अलावा जो कंपैटिबल ग्रुप है, तो यहाँ पे कंपैटिबल ग्रुप या फिर केमिकल्स भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ स्टोरेज, और फिर रिसीवर, यानी कि ये हजार्डस वेस्ट कहाँ पे जा रहा है, तो ये रिसीवर के भी डिटेल्स यहाँ पे दिए रहते हैं। तो ये मार्किंग में यहाँ पे जो सेंड करने वाला डिटेल्स है, रिसीव करने वाले डिटेल्स है, और जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्ट है और उसकी कंपैटिबिलिटी का डेटा भी यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक है यूएन क्लासिफिकेशन, तो ये यूएन क्लासिफिकेशन से भी आपको बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट आपको मिल जाएगी, या फिर आपको कैश नंबर मिल सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज मिल सकती है, ये यूएन के बेसिस पे आपको ये डिटेल भी मिल जाएंगी। तो ये वेस्ट का जो स्टेट है, जैसे कि यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है या फिर एक्वियस फॉर्म में है या टैरी फॉर्म में है, या अलग अलग फॉर्म से यहाँ पे हो सकते हैं हजार्डस वेस्ट के, तो ये टाइप ऑफ वेस्ट भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है फॉर्म 12 में। उसमें इसके डिटेल्स भी और हैं, जैसे कि यहाँ पे ये फिल करके बताया
जैसे वेस्ट कैटेगरी नंबर क्या है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी क्या है, या फिर ये स्लज फॉर्म वेस्ट वाटर जो अभी हमने बात की थी उसके ये फॉर्म 12 के डिटेल्स यहाँ पे है। अभी इसमें वर्डिंग आया था फॉर्म 12 में मैनिफेस्ट। तो ये मैनिफेस्ट क्या होता है, तो ये जब भी आप हजार्डस वेस्ट कहीं पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो ये मूवमेंट के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिकॉर्डिंग करनी है तो वो मैनिफेस्ट होते हैं। और ये ओवरऑल सिस्टम जो है डॉक्यूमेंट्स हैंडल करने के लिए, तो उसको मैनिफेस्ट सिस्टम कहते हैं। तो ये मैनिफेस्ट सिस्टम्स में मेनली 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं या 6 कॉपीज होती है। तो यहाँ पे फॉर्म 13 में ये गाइडलाइंस दिए हैं। तो ये 6 कॉपीज के अलग अलग कलर्स होते हैं। तो 6 कलर कोडिंग यहाँ पे यूज किए हैं विथ रेफरेंस टू फॉर्म 13। तो जो भी ट्रांसपोर्टर रहेगा, तो ये ट्रांसपोर्टर के पास ये कॉपीज होंगी। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैनिफेस्ट में जो कलर यूज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉपी जो है तो वो व्हाइट कलर की होगी। तो यहाँ पे ये व्हाइट कलर की कॉपी जो है नॉर्मली एसपीसीबी या फिर जो कमिटी है उनको फॉरवर्ड की जाती है। तो ये व्हाइट कलर का कॉपी जाना चाहिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर येलो कलर का कॉपी है वो कॉपी 2, तो ये ऑक्यूपायर कैरी करेगा। और यहाँ से ट्रांसपोर्टर को जब भी ये हजार्डस वेस्ट हैंडल करता है या हैंड ओवर करता है, उसके बाद में ये येलो कॉपी पे उसका साइन रहेगा कि ट्रांसपोर्टर ने ये हजार्डस वेस्ट रिसीव किया। तो ये येलो कॉपी ऑक्यूपायर के पास रहेगी और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का साइन रहेगा कि ऑक्यूपायर से हमने ये कैटेगरी की हजार्डस वेस्ट और इस क्वांटिटी में हमने कलेक्ट किया है और अभी हम वो ऑपरेटर के पास या फैसिलिटी पे लेके जा रहे हैं। थर्ड कॉपी है पिंक कलर की, तो ये ऑपरेटर का कॉपी है और यहाँ पे उस पे सिग्नेचर भी होगा। तो ये ऑपरेटर के पास रहेगा और ये ऑक्यूपायर ऑपरेटर के पास लेके जा रहा है। तो ये सभी कॉपीज के लिए एक एसपीसीबी में जा रही है, ये एक ऑक्यूपायर के पास है, उसके बाद में ये ट्रांसपोर्टर बाकी की कॉपीज लेके जा रहा है और एक कॉपी वो ऑपरेटर को देगा। और फिर है फोर्थ ऑरेंज कॉपी, तो ये ट्रांसपोर्टर बाय द ऑपरेटर, तो ये रिटर्न करेगा ट्रांसपोर्टर को ऑपरेटर की हमने ये आपसे ये ऑक्यूपायर का ये हजार्डस वेस्ट इस क्वांटिटी में इस कैटेगरी का हमने रिसीव किया, तो ये फोर्थ कॉपी में आएगा। और फिर बाद में ग्रीन कॉपी रहेगी जो ऑपरेटर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देगा कि अभी हमने इस ऑक्यूपायर का इस ट्रांसपोर्टर थ्रू हमारे पास इस टाइप का हजार्डस वेस्ट आ चुका है और इस क्वांटिटी में आ चुका है और अभी हम उसका ट्रीटमेंट या डिस्पोजल जो फैसिलिटी है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ऑक्यूपायर ने भी एक कॉपी दी है, जिन्होंने कहा है कि अभी हम ये वेस्ट जो इतना जनरेट हो चुका है ये अभी हम ट्रांसपोर्टर थ्रू ऑपरेटर को देने जा रहे हैं। और ऑपरेटर ने भी ये बता दिया है कि अभी हमारे पास इस ऑक्यूपायर का इस ट्रांसपोर्टर थ्रू इतने क्वांटिटी में हजार्डस वेस्ट आ चुका है। तो ये दोनों से भी कंफर्म हो जाता है और फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पता चल जाता है कि ऑक्यूपायर ने जो हजार्डस वेस्ट भेजा था वो अभी ऑपरेटर को मिल चुका है। उसके बाद है सिक्स्थ कॉपी जो ब्लू कलर में है, तो ये ऑपरेटर जो है ये ऑक्यूपायर को देगा कि आपने जो हजार्डस वेस्ट ये पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर थ्रू भेजा था तो ये अभी हमको रिसीव हुआ है और उसके बेसिस पे अभी हम डिस्पोजल या जो ट्रीटमेंट होगी हमने स्टार्ट किया है। तो ये सभी जगह कंफर्म हो जाएगा कि आपकी कैटेगरी ऑफ वेस्ट क्या थी, क्वांटिटी कितनी थी और उसी हिसाब से ये कंफर्मेशन जब मिलता है तो ये ओवरऑल मैनिफेस्ट सिस्टम कहलाता है। यानी कि वेस्ट जनरेटर टू ऑपरेटर ये जब तक कंप्लीट नहीं होता और एसपीसीबी को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तब तक ये डिस्पोजल या ट्रीटमेंट फैसिलिटी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो ये ओवरऑल जो एक्नॉलेजमेंट या डॉक्यूमेंट
की जो प्रोसीजर होती है अलग अलग कलर कोड्स में, तो इसको हम मैनिफेस्ट सिस्टम कहते हैं। ये अलग अलग मैनिफेस्ट सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं जो अलग अलग कलर्स में हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हजार्डस वेस्ट स्टेट क्या है, डिस्पोजल फैसिलिटी क्या है, उसके डिटेल क्या है, ये सभी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो यही सेम जो है ये अलग अलग कॉपीज में जाएंगे और अलग अलग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी उसके मिल जाएंगे। तो ये ब्लैंक कॉपीज है कुछ, और यहाँ पे ये फील्ड कॉपीज है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स है। तो ये मैनिफेस्ट सिस्टम में जैसे अभी हमने डिस्क्राइब किया है उसी यहाँ से डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो फर्स्ट कॉपी व्हाइट वाली स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए, जो नेक्स्ट कॉपीज है, जो सेकंड कॉपी जो थी वो ऑक्यूपायर लेगा, और जो 3, 2, 4, 5, 6 है वो ट्रांसपोर्टर लेके जाएगा, और उसके बाद में जो रिसीविंग या एक्नॉलेजमेंट है वो एक जो है वो ग्रीन कॉपी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जाएगी ऑपरेटर थ्रू, और जो ब्लू कलर की कॉपी है वो जाएगी ऑक्यूपायर को, और जो पिंक कलर की कॉपी है वो ऑपरेटर के पास रहेगी। तो ये सभी लोगों के पास अभी सभी कॉपीज है, सभी को कॉपीज में एक ही डेटा है कि हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी क्या है, हजार्डस वेस्ट की क्वांटिटी क्या है, ये जनरेटर कौन है, और इसके बेसिस पे फिर डिस्पोजल और ट्रीटमेंट फैसिलिटी क्या होने वाली है। ये सभी मैनिफेस्ट सिस्टम सभी ये सिर्फ फ्लो चार्ट थ्रू दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे ये अगर आप देखते हैं तो ये वेस्ट ऑक्यूपायर है, फिर यहाँ पे ये अथॉरिटी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जैसे कि अपने केस में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ये ऑक्यूपायर यहाँ पे इंटीमेशन जाएगा कि हमने अभी ये वेस्ट जनरेट किया है, इस क्वांटिटी में किया है, और अभी हम ये ट्रांसपोर्ट को देने वाले हैं। तो ये अभी जो ऑक्यूपायर है ये ट्रांसपोर्टर को हैंडल करके दे रहा है, और फिर उसके बाद में ये इंटीमेशन भी ये कॉपी से यहाँ पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दे रहा है। अभी ये हजार्डस वेस्ट जैसे हैंडल हो जाएगी तो ये ट्रांसपोर्टर ऑक्यूपायर के भी बताएगा या रिसीव करके देगा कि ये आपके पास कॉपी रखो, हमने ये रिसीव किया है, और फिर ये जो ट्रांसपोर्टर ये तो ये डिस्पोजल फैसिलिटी को भी दे जाएगा। ये ऑक्यूपायर थ्रू भी यहाँ पे इंटीमेशन जाएगा, और ये ट्रांसपोर्टर जो है वो डिस्पोजल फैसिलिटी में भी लेके जाएगा। तो डिस्पोजर फैसिलिटी वाला जो पर्सन होगा या ऑपरेटर होगा वो ऑक्यूपायर को भी बताएगा कि हमारे पास ये रिसीव हो चुका है, और ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी बताएगा कि हमारे पास इस क्वांटिटी में इस कैटेगरी का और इस जनरेटर या ऑक्यूपायर थ्रू और ट्रांसपोर्टर थ्रू यहाँ पे ये वेस्ट आ चुका है। तो ये डिटेल क्लोज लूप सिस्टम है जिसकी वजह से आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, और बाद में ही आप ये फैसिलिटी या ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैनिफेस्ट सिस्टम जो है ये एक मैनिफेस्ट डॉक्यूमेंट का एग्जांपल है जिसमें पूरा डिटेल्स रहता है कि जो ट्रांसपोर्टर कौन है, ऑक्यूपायर कौन है, फिर ये जो ऑपरेटर कौन है, उसका डिटेल एड्रेस क्या है, उसकी क्वांटिटी, ये जो हजार्डस क्वांटिटी किस नेचर की है, किस कैटेगरी की है, और वो केजीज में या मीटर क्यूब में कितना है, और फिर बाद में ये हर एक का सिग्नेचर यहाँ पे आएगा एज ए एक्नॉलेजमेंट। ये मैनिफेस्ट का डॉक्यूमेंट जो फील्ड है वही आपको फॉर्म 13 के रेफरेंस से मिलेगा। अभी हम बात करेंगे जो हजार्डस वेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। तो ये जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी होती है जो हजार्डस वेस्ट के लिए होती है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज या डिस्पोजल फैसिलिटी जिसको कहते हैं TSDF, तो ये फैसिलिटी पे जब ये हजार्डस वेस्ट जाती है तो उनके लिए भी कुछ एक्सेप्टेंस गाइडलाइंस है। तो जनरेटर जब आपको प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टर थ्रू, और जहाँ पे ये फैसिलिटी है वहां पे जब जाता है तो उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स चेक होते हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ एनालिटिकल इक्विपमेंट्स या एनालिटिकल प्रोसीजर आपको फॉलो करने होते हैं, और उसके बेसिस पे आपको हजार्डस वेस्ट की कैटेगराइजेशन आपको फाइनल करना होता है, और फिर उसके बाद में आप डिसाइड करते हैं कि आपको एग्जैक्ट इसका ट्रीटमेंट क्या देना है या फिर इसको डिस्पोजल कैसे करना है। तो कुछ क्राइटेरियाज यहाँ से ये फ्लो चार्ट थ्रू भी आपको पता चल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको पता चलता है फ्लो चार्ट में कि यहाँ पर ये कॉम्प्रेसिव एनालिसिस ऑफ वेस्ट है,
तो ये वेस्ट का एनालिसिस हुआ है। अगर यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल लिमिट्स और क्राइटेरियाज में है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में डिसीजन का डिस्पोजल होगा और फिर उसका कलेक्शन होगा। यहाँ पे सिर्फ डिसीजन हुआ है, उसके बाद में उसका कलेक्शन हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा और फिर ये जो साइट है एग्जैक्ट, तो वो साइट पे ये वेस्ट रिसीव होगी। फिर ये मैनिफेस्ट बनेगा। अभी हमने ये मैनिफेस्ट सिस्टम्स डिस्कस किया है जहाँ पे 6 कलर कोड के अलग अलग कॉपीज हैं। और फिर उसके बाद में ये जो वेस्ट आ चुका है, रिसीव हो चुका है, उसका वेइंग होगा, रिकॉर्डिंग होगा और फिर जो फॉर्म है वो ट्रैक होगा। तो आज के डेट में भी आप जीपीएस सिस्टम थ्रू भी ये ट्रैकिंग कर सकते हैं या फिर इसमें अलग अलग प्रोविजन से, व्हीकल के भी जीपीएस सिस्टम से, मोबाइल्स के लिए भी जीपीएस सिस्टम से, उसके थ्रू भी आप ये इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो हजार्डस वेस्ट है ये किस स्टेप पे यहाँ पे है। जैसे नॉर्मली अभी कुरियर सर्विसेज में ये फैसिलिटीज है, उसी हिसाब से यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये जो वेस्ट है, तो जैसे ये साइट पे आएगा तो उसके पहला सैंपल लिया जाएगा और फिर ये सैंपल कलेक्शन करने के बाद उसका एनालिसिस किया जाएगा और सैंपल के बेसिस पे फिर क्रॉस चेक हो जाएगा कि जो अभी हमको हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी बताई है, जो कॉन्सेंट्रेशन बताया है, जो केमिकल्स बताया है या फिर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई है, वही सेम यहाँ पे हजार्डस वेस्ट हमने रिसीव किया है या नहीं। और जैसे ही ये सैंपल एनालिसिस हो जाता है उसके बाद में फिर ये स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद भी एफपी एनालिसिस होता है, यानी कि फिंगर प्रिंटिंग एनालिसिस। और फिर एनालिसिस होने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि जो भी वेस्ट और जो भी वेस्ट के डिटेल्स उन्होंने दिए हैं ये सभी वेस्ट के डिटेल्स एग्जैक्ट है। और उसके बाद में फिर जो डिसीजन लिया है, जो इनिशियल लेवल पे डिसीजन लिया होता है, अगर वो सेम है तो उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि ये वेस्ट रीयूजेबल वेस्ट है या फिर रिसाइक्लेबल वेस्ट है या फिर इसको लैंड फिलिंग के लिए लेने जाना पड़ेगा या फिर उसका कुछ ट्रीटमेंट करके लैंड फिलिंग के लिए जा सकता है या फिर ये वेस्ट की कैटेगरी ऐसी है कि इसको इंसिनरेट ही करना पड़ेगा या फिर बर्निंग प्रोसेस से आपको एक्सेप्ट करनी होगी। तो ये टाइप ऑफ वेस्ट पे डिपेंड है। ये सभी एनालिसिस होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वेस्ट का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या करना है। तो ये एक्चुअली पाथवे है कि वेस्ट का जब तक आपको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तब तक आपको ट्रीटमेंट या फैसिलिटी जो है आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस है जिसमें हमने कहा था अभी ये फिजिकल, केमिकल या अदर एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कलर या उसका टेक्सचर होगा, फ्लैश पॉइंट होगा, एलओडी होगा, एलओआई होगा या फिर कैलोरीफिक वैल्यू होगी या फिर उसमें जो पेंट फिल्टर लिक्विड टेस्ट होता है या फिर लिक्विड रिलीज टेस्ट होता है, ये सभी अलग अलग जो फिजिकल टेस्ट है यहाँ पे फिजिकल टेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा जो केमिकल टेस्टिंग्स में होता है, स्पेशली जो पीएच रेंज आपको फाइंड आउट करना है, रिएक्टिव साइनाइड्स यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है या फिर रिएक्टिव सल्फाइड या फिर सल्फर या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन से अलग अलग जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के एलिमेंट्स के हैं, तो वो आपको चेक करना है और वो आपको रेफर भी करना है कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है, उसके अलावा अगर होगी तो उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी सजेस्ट होंगे। यहाँ पे अदर कैटेगरीज में जो एनालिसिस होता है उसमें स्पेशली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर जो है ये ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस आपको फाइंड आउट करने हैं। और फिर अगर आपको शेड्यूल 2 चेक करना है तो ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिक्स भी आप चेक कर सकते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस के अंदर आप अलग अलग टेस्ट ऑपरेट यहाँ पे कर सकते हैं। फिर जो एफपीए की बात हमने की तो उसमें भी आपको ये फिंगरप्रिंट एनालिसिस देखना है। तो यहाँ पर कलर, टेक्सचर, पीएच या फिर लॉस ऑफ ड्राइंग, लॉस ऑफ इग्निशन अलग अलग टेम्परेचर्स में, जैसे 105 डिग्री सेल्सियस है या फिर 550 डिग्री सेल्सियस है, उसका फ्लैश पॉइंट, कलरिफिक वैल्यू या फिर पेंट फिल्टर लिक्विड टेस्ट, सल्फाइड, साइनाइड, कंपैटिबिलिटी चेक या अदर पैरामीटर्स अगर नीडेड होगी तो वो भी एनालिसिस में यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस है या फिर जो एक्सेप्टेंस लिमिट जिसको हम कहते हैं, तो हजार्डस वेस्ट जहां पे रिसीव होती है तो वो कंपेयर कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के गाइडलाइंस से या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो ये जो
डायरेक्शंस दी गई है जहां पे उनका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन का लिमिट यहाँ पे मेंशन किया है। तो अगर ये लिमिट में हो गए तभी आप ये उस साइट का एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस करना होगी, कुछ ट्रीटमेंट फैसिलिटी देनी होगी, उसके बाद में ये एक्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे पीएच रेंज है 4 to 12, तो हमने पहले कहा है अगर लेस देन 4 होता है या फिर मोर देन 12.5 होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन रेंज जो है 4 to 12 एक्सेप्टेबल होगी। यहाँ पे जो टोटल फिनॉल्स है लेस देन 100 mg पर लीटर होगा, या फिर आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, क्रोमियम 6, या फिर कॉपर, निकेल, मर्क्यूरी, जिंक, फ्लोराइड, अमोनिया, साइनाइड, नाइट्रेट, जा एड्सॉर्बेल, ऑर्गेनिक बाउंड क्लोरीन है। और बाकी के जो पैरामीटर्स है ये सभी पैरामीटर्स नॉर्मल ये mg पर लीटर में उन्होंने परमिसिबल लिमिट्स या परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन लिमिट्स में यहाँ पे दे चुके हैं। उसके अलावा जो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स एक्सेप्ट सॉल्ट्स है वो लेस देन 10% होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू ये लेस देन 2500 किलो कैलोरी पर केजी होनी चाहिए। और स्ट्रेंथ में अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसवर्सल स्ट्रेंथ है, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट स्ट्रेंथ है, टेस्ट स्ट्रेंथ है, या एक्सियल डिफॉर्मेशन टेस्ट स्ट्रेंथ है, या फिर डिग्री ऑफ मिनरलाइजेशन और कंटेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी है, यानी कि ओरिजिनल सैंपल अगर इसमें एनालिंग टेस्ट करेंगे या एनालिंग लॉसेस होंगे तो उसका भी एक टेम्परेचर और उसका परसेंटेज लेस देन 20%, और कुछ कंडीशंस में लेस देन 5% बाय वेट, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बेसिस पे ये डिफाइन होता है। तो ये सभी पैरामीटर्स और गाइडलाइंस यहाँ पे डिटेल में सीपीसीबी एमओयूएफ थ्रू दे चुके हैं। तो ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है और उसके बाद में ही आपके हजार्डस वेस्ट जो है वहां पे वो एक्सेप्ट हो सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ हजार्डस वेस्ट कहते हैं। तो ये जो लीचेट होगा, जो हजार्डस वेस्ट होगी, तो ये लीचेट टेस्ट भी यहाँ पे आपको करना होगा। तो ये डिस्पोजल पाथ है, जैसे अभी हमने कहा था कि जैसे ही एनालिसिस हो जाएगा तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, अगर आपका जो हजार्डस वेस्ट है तो वेस्ट में अगर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स है लेस देन 5% और नॉन बायोडिग्रेडेबल लेस देन 20% है, कैलोरीफिक वैल्यू आपकी लेस देन 2500 किलो कैलोरीज पर केजी है, और यहाँ पे कोई टॉक्सिक कंटेंट्स नहीं है, तो आप डायरेक्ट लैंड फिलिंग के लिए ले जा सकते हैं। इन केस ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स ग्रेटर देन 5% है, यहाँ पे लेस देन था तो अभी यहाँ पे ग्रेटर देन 5% है, या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल ये ग्रेटर देन 20% है, यहाँ पे लेस देन था, और कैलोरीफिक वैल्यू लेस देन 2500 है, तो यहाँ पे ये कुछ टॉक्सिक कंटेंट्स, लीचेबल कंटेंट्स, कंपाउंड्स और मेटल जो होंगे, तो अगर ये वेस्ट होगी तो उसके बेसिस पे ये लैंडफिल आफ्टर ट्रीटमेंट हो सकता है, यानी कि इसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा उसके बाद में ये लैंडफिलिंग के लिए जा सकता है। इन केस अगर कैलोरीफिक वैल्यू ग्रेटर देन 2500 है, क्योंकि ये दोनों केसेस में कैलोरीफिक वैल्यू लेस देन 2500 थी, यहाँ पर भी लेस देन 2500 है, लेकिन अगर कैलोरीफिक वैल्यू ग्रेटर देन 2500 किलो कैलोरीज पर केजी है तो वो इंसिनरेशन के लिए जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्मली डबल चेम्बर इंसिनरेटर रहता है, उसके लिए ये आप ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट के ऊपर भी डिस्पोजल या ट्रीटमेंट फैसिलिटी यहाँ पे हो सकती है। कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ऐसे हो गए जिसको हम इंग्रेडिएंट्स फॉर स्टेबलाइजेशन कहते हैं। तो स्टेबल मॉलिक्यूल्स करने के लिए, स्टेबल वेस्ट करने के लिए आप ये ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम सिलिकेट है, या फिर बेंटोनाइट फ्लाई ऐश है, या अल्कलाइन क्लोरिनेशन फॉर साइनाइड से, सोडियम सल्फाइड्स फॉर मर्क्यूरी बियरिंग वेस्ट है। ये अलग अलग केमिकल्स आप स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वेस्ट ट्रीटमेंट या स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के लिए भी कुछ गाइडलाइंस उन्होंने दी चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टेबलाइजेशन इन्वॉल्व क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि नॉन रिएक्टिव सॉलिड से, या फिर वॉल्यूम आपको रिडक्शन करना है, या फिर जो कंटामिनेंट्स का लेवल है ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, अगर उसको रिड्यूस करना है तो उसके लिए भी आप ये जो लीचेबल मटेरियल है उसको आप वेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या फिर स्टेबलाइजेशन प्रोसेस का फॉलोअप आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो ऑक्यूपायर है तो उसका लायबिलिटी क्या है,
या फिर जो ट्रांसपोर्टर या ऑपरेटर है उन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, इसके बारे में भी कुछ सीपीसीबी के गाइडलाइंस है। तो जो भी यहाँ पे ऑक्यूपायर, ट्रांसपोर्टर, ऑपरेटर जो होंगे वो फैसिलिटीज जो उन्होंने सीपीसीबी ने बताई या एमपीसीबी ने बताई, ये सभी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर वो फैसिलिटीज के लैक्यूना की वजह से या फिर प्रोसेस अगर आपने कुछ गलत फॉलो किए उसकी वजह से अगर कुछ एनवायरनमेंट को डैमेज होता है, तो ये जो भी फैक्टर्स होंगे, ऑक्यूपायर हो सकता है, ट्रांसपोर्टर हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, तो ये डैमेज जो है उसको कंपेंसेशन के लिए आपको शायद कुछ पेनल्टीज भी यहाँ पे पे करना पड़ेगी। क्योंकि जो भी आपने रेगुलेशंस था अगर वो वायलेट किया है या फिर एनवायरनमेंट डैमेज किया है, और वो डैमेज को कंपेंसेट करने के लिए या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आपको स्टेप्स लेने हैं, प्रोसेस करनी है, उसके लिए शायद आपको पेनल्टी भी यहाँ पे करनी होगी। थैंक यू।